अमृता अपने कमरे में बड़बड़ा रही थी। शादी करके मैंने तो आफत मोल ले ली है। इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा। अभी शादी को 6 महीने नहीं हुए और ये लोग तो बच्चा पैदा करने के पीछे पड़ गए हैं। अरे हर महीने सैलरी आती है लेकिन यहाँ तो कोई एहसान ही नहीं समझता। सासू माँ बड़े प्यार से बिजली का भी बिल हाथ में दे देती हैं। महेश अपनी पत्नी को गुस्से में देखकर बोला, अरे माँ कह रही हैं तो गलत क्या है। फिर उम्र निकल जाएगी तो कुछ नहीं होगा। तभी सुमित्रा जी जो कि बाहर खड़ी सब सुन रही थी, चिल्लाती हुई कमरे में आई। देख बहू, हमें अपनी सैलरी का एहसान दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस घर में रहना है तो इस घर के नियमों के अनुसार ही चलना पड़ेगा। अभी 6 महीने ही हुए हैं और ऐसे रंग दिखा रही है। हमने कब कहा था हमें अपनी सैलरी ला कर दो। अमृता ने चिल्लाकर कहा, तो फिर अब से मुझे बिजली का बिल थमाने की ज़रूरत नहीं है। हर महीने तनख्वाह आती है तो इस खर्चा पहले बता दिया जाता है। सुमित्रा जी ने आंख निकाल कर कहा, नौकरी को छोड़ और मुझे एक पोता दे। अब यही करना पड़ेगा तुम्हें, उसके बाद करती रहना नौकरी। महेश इस बहस को आंखें फाड़कर देख रहा था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि माँ, बच्चा 1 मिनट में थोड़ी होता है। तो सुमित्रा जी ने कहा, हमें सब पता है, हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो कह दिया है वो करो। सासू माँ के जाने के बाद अमृता अपने पति महेश को गुस्से से देखने लगी और बोली, महेश, तुम्हारी माँ जैसा कर रही हैं मैं भी वैसा ही कर देती हूँ। जो लोन चल रहा है उसको तुम देख लेना, मैं कल ही नौकरी से रिज़ाइन दे दूंगी। अब तो महेश के होश उड़ गए क्योंकि पूरे 40 लाख का लोन था जिसकी किस्तें दोनों मिलकर दे रहे थे। समस्या ये थी कि दोनों घर में बात नहीं कर सकते थे क्योंकि इसके बारे में उन्होंने अभी तक किसी को नहीं बताया था और बताने पर हंगामा खड़ा हो जाता। ये बात तो पक्की थी। दरअसल एक फ्लैट महेश ने अपने और अमृता के रहने के लिए लिया था क्योंकि ये उसकी लव मैरिज थी और उसे लगता था कि उसकी माँ कभी भी उसे घर से अलग कर सकती हैं। शादी के लिए तो सुमित्रा जी समझाने पर मान गई थी मगर उनके दिल से नाराज़गी अभी तक नहीं गई थी और ये सब इसी कारण हो रहा था। अमृता तैयार होकर जैसे कमरे से बाहर निकली तो सासू माँ देखते ही बोली, बहू, आज ऑफिस में इस्तीफा देकर ही आना ताकि आगे के बारे में सोच सको। मैंने कहा ना, यहाँ रहना है तो मेरे अनुसार चलना पड़ेगा और ऐसे कपड़े पहनना बंद करो। मेरे घर में ये कपड़े नहीं चलेंगे। तभी अपने कमरे में तैयार होकर महेश की बहन दीप्ति आ गई। उसने एक स्कार्फ टॉप पहना हुआ था। उसने एक स्कर्ट टॉप पहना हुआ था। उसे देखते ही अमृता ने अपनी सास से गुस्से में कहा, क्या आपको मेरी जीन्स दिखाई दे रही है पर अपनी बेटी की आधी खुली टांगें नहीं दिखाई दे रही? क्या इस घर में बहू के साथ ऐसी नाइंसाफी होती है? सुमित्रा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बहू बहू होती है और बेटी बेटी। मेरी बेटी से अपनी तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। अरे तुझे मोहल्ले वाले ऐसे देखेंगे तो क्या कहेंगे? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि ऐसे कपड़े पहनना बंद कर दे। तो अमृता ने गुस्से से कहा, मम्मी जी, इसकी जानकारी आप अपनी बेटी से ही ले लो कि ऑफिस में क्या पहनना चाहिए, क्योंकि आपको उसकी बात ही ज़्यादा समझ में आती है। अब तो सासू माँ के गुस्से की सीमा न रही और बड़बड़ाती हुई रह गई। लेकिन अमृता स्कूटी स्टार्ट करके ऑफिस निकल गई। शाम के समय जब अमृता ऑफिस से वापस आई तो सासू माँ ने कहा कि मैंने तुझे ऑफिस में इस्तीफा देने को कहा था, वो दिया कि नहीं? अमृता ने तुरंत गुस्से से कहा कि अभी तो मैं घर में घुसी हूँ और आपके सवाल शुरू हो गए। इतने सवाल आप अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछती कि इतना सज धज कर तैयार होकर कहाँ जाती हो? ये सुनकर सुमित्रा जी उठी और अमृता के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी सास को घूरा और कहा, मम्मी जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप जानती हैं इसके बदले में क्या कर सकती हूँ? सुमित्रा जी ने उसका हाथ मरोड़कर कहा, जेल भिजवाएगी क्या? अरे एक तो मेरे बेटे से शादी करके जबरदस्ती घर में घुस गए आई है, ऊपर से हमें दादागिरी दिखा रही है। अमृता बेचारी दर्द से तड़प रही थी। तभी उसने महेश को अंदर आते देखा जो ऑफिस से वापस आया था। उसे देखकर वो जोर से चिल्लाई, महेश बचाओ, देखो तुम्हारी अनपढ़ माँ कैसी कैसी हरकतें कर रही हैं। महेश जल्दी से वहां आया और अमृता का हाथ छुड़ाने लगा। इतने में दीप्ति जो कि अपने कमरे में थी वो आई और बोली, भैया भाभी का जो यह रोज का है, वो जब देखो मम्मी से जुबान लड़ाती रहती हैं। अरे लव मैरिज की है तो हमारे सर पर बैठने की क्या ज़रूरत है? कुछ तो संस्कार सीखे होते। अमृता ने अपनी आंखें निकालकर दीप्ति की ओर देखा और बोली, संस्कार तो मैं भी देखती हूँ तुम्हारे, जब तुम छत पर जाकर अकेले फ़ोन पर बात करती हो। ये सुनकर तो दीप्ति का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और सुमित्रा जी उससे पूछने लगी कि ये क्या कह रही है? अरे इसके सामने हमारा सिर झुकाने का इरादा है क्या? दीप्ति ने एकदम से चिल्लाकर कहा कि मम्मी, ये तो हमारे घर में फूट डालने आई है, आप देख नहीं रही हो? ये आपकी एक भी बात नहीं मानती हैं और दिन में ना जाने कितनी बार झगड़ा होता है। अब ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जो भी ये बोल रही है वो सब झूठ है। सुमित्रा जी को अपनी बहू से ज़्यादा तो अपनी बेटी पर विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपनी बहू को ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तो महेश अमृता को हाथ पकड़कर अंदर ले गया। पीछे से सुमित्रा जी ने चिल्लाकर कहा, अब इस महारानी को लेकर अंदर मत बैठ जाना, इससे कहो कि जाकर रात का खाना बनाए। नौकरी करती है तो हम पर कोई एहसान नहीं करती है।
हर बहू को घर का काम करना पड़ता है, ये कोई राजकुमारी नहीं है। महेश अंदर जाकर अमृता को समझा रहा था, अरे अमृता, तुम माँ के मुंह क्यों लगती हो? तुम्हें पता है वो कुछ भी कह देती हैं। अब उनकी उम्र हो गई है, जो मुंह में आता है बोल देती हैं। मगर तुम तो समझदार हो, तुम तो जानती हो ना कि लव मैरिज में कितने समझौते करने पड़ते हैं, तब जाकर घर वाले अपनाते हैं। तुम उनके दिल में प्यार पैदा करने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? अमृता ने गुस्से में कहा कि महेश, मुझसे नाटक नहीं होता है। तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया हो। 6 महीनों में इन्होंने मेरी हर किसी के सामने बेइज्जती की है और कभी तुम भी बीच में नहीं बोलते। आप कहते हो कि मैं प्यार पैदा करूं? अमृता का चेहरा गुस्से से लाल था और आंखें की लाली उसके गुस्से का स्तर बता रही थी। महेश उसके शब्द सुनकर चुप रह गया, क्योंकि वो भी ठीक ही कह रही थी, लेकिन अमृता ने मन ही मन में कुछ सोच लिया था। अगले दिन वो सुबह उठी और सफाई करके फिर नाश्ता बनाकर ऑफिस चली गई। तो ये देखकर सुमित्रा जी बोली, ये सब करके क्या सोचती है कि मैं इसको नौकरी करने दूंगी? नहीं, अब इसे बच्चा पैदा करना ही पड़ेगा, क्योंकि शादी के 1 साल में बच्चा हो जाना चाहिए। शाम के समय सुमित्रा जी के पास उनके पड़ोस की सहेली कौशल्या देवी आ गई और बोली, सुमित्रा, आजकल तो घर से फुर्सत ही नहीं मिलती है, क्योंकि मेरी बहू का 8वां महीना चल रहा है और उसे कभी भी दर्द शुरू हो जाता है। आज तो मैं तुझसे कितने दिनों बाद मिल रही हूँ। तो ये सुनकर सुमित्रा जी ने मुंह बनाकर कहा कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं हमारे घर में ये खुशी कब आएगी। कौशल्या देवी ने झट से कहा, सुमित्रा, बच्चा शुरू में ही हो जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि बाद में तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और आजकल डॉक्टर खर्चा बहुत करवाते हैं। इसीलिए मैंने तो अपनी बहू से पहले ही कह दिया था और उसने भी मेरी ये बात मानकर शादी के 3 महीने बाद खुशखबरी दे दी। कौशल्या देवी की बातें सुनकर तो अब सुमित्रा जी का मन ज्वालामुखी बन चुका था। जैसे ही अमृता ऑफिस से वापस आई तो उसके हाथ में कई सारे शॉपिंग बैग थे। वो उनको सासू माँ के सामने सोफे पर रखकर बैठ गई और दीप्ति को आवाज़ देने लगी। अपने फ़ोन में गेम खेलती दीप्ति बाहर आई और बोली, आज हमारी भाभी ने हमको कैसे याद कर लिया? आपकी ज़िंदगी में तो भैया के अलावा कोई और है ही नहीं। अमृता को उसकी बात तीर की तरह लगी, लेकिन उसने अनदेखा करके तुरंत एक शॉपिंग बैग खोला और उसको एक पर्स देते हुए कहा, ये मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदा है, अगर पसंद नहीं आए तो बता दो, दूसरा लाकर दे दूंगी। ये देखकर तो दोनों सास और नंद आश्चर्य से उसे देखने लगी। दीप्ति पर्स देखते ही खुशी से उछल पड़ी और बोली, ये पर्स तो बहुत सुंदर है, बल्कि ये तो ब्रांडेड है। भाभी, आप मेरे लिए इतना महंगा पर्स लाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुमित्रा जी ने दीप्ति को आंख दिखाकर कहा, दीप्ति, चुपचाप इसको पर्स वापस कर दे, हमें ये पर्स नहीं चाहिए, ये सब लालच दिया जा रहा है, मुझे सब समझ में आ रहा है। अमृता अपनी सास को देखती ही रह गई। सुमित्रा जी ने तुरंत कहा, मोहल्ले में जो बहू उससे पहले आई थी, आज वो भी गर्भवती है, लेकिन एक तू है जो खाली पेट घूम रही है। मेरी बात तेरी समझ में नहीं आ रही क्या? अमृता इस बात से परेशान थी कि उसकी सास एक ही बात की रट लगा रखी थी। तभी अमृता ने एक साड़ी निकाली और सास को देकर कहा, मम्मी जी, मैं तो आपके लिए भी कुछ लाई थी, आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी। दरअसल आज पापा जी का जन्मदिन है, इसलिए सोचा कि उनके लिए कुछ लूँगी तो सबके लिए कुछ ले चलती हूँ। अमृता की बात सुनते ही सुमित्रा जी की आंखें फटी रह गईं। सच तो ये था कि वो भी अपने पति का जन्मदिन भूल गई थी, जो इस दुनिया में नहीं थे। फिर अमृता ने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, मैंने खाना बाहर से ऑर्डर किया है, मंदिर में पापा जी के नाम से कुछ भूखे लोगों के लिए भी बांटना है। दीप्ति और सुमित्रा जी तो उसको देखते ही रह गए। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अमृता कपड़े बदलने के लिए कमरे में चली गई तो सुमित्रा जी धीरे से साड़ी उठाकर देखने लगी और बोली, साड़ी तो अच्छी लग रही है। तो दीप्ति ने तुरंत कहा, मम्मी, ये साड़ी मॉल से आई है और महंगी भी है। अरे, जब आपको मुफ्त में उपहार मिल रहा है तो क्यों मुंह बनाती हो? आप अपना राग अलापती रहना, मगर तोहफा तो चुपचाप रख लो। अमृता, जो कि दूर खड़ी सब सुन रही थी, वह हैरान रह गई कि ये लोग कितने लालची हैं और इतनी जल्दी सासू माँ के दिमाग से पोते की बात जाने वाली नहीं है। सुमित्रा जी कुछ देर में तैयार हो गई और जैसे ही खाना आया तो सब अमृता के साथ मंदिर में बांटने चले गए। मंदिर में सुमित्रा जी के जान के पहचान के लोग भी मिल गए तो उनसे सुमित्रा जी कहने लगी कि मैंने सोचा आज उनका जन्मदिन है तो गरीबों को कुछ खाना बांट देते हैं। बहू ऑफिस चली जाती है, इसलिए खाना बाहर से ही मंगवा लिया था। अमृता अब गुस्से में थी कि उसकी सासू माँ एक बार भी उसका नाम नहीं ले रही हैं, जबकि इन लोगों को तो पिताजी का जन्मदिन याद तक नहीं था। उधर महेश को नए फ्लैट की चाबी मिल चुकी थी, लेकिन उसकी हिम्मत घर में बताने की नहीं हो रही थी। अमृता ने कई बार कहा कि महेश, मैं मम्मी जी की बातें सहन नहीं कर सकती, चलो हम अपने फ्लैट में रहने चलते हैं, मगर महेश की हिम्मत अपनी माँ से कहने की नहीं हो रही थी। सुमित्रा जी उस दिन के बाद भी अमृता के पीछे पड़ी रही कि नौकरी क्यों नहीं छोड़ रही है। उन्होंने अमृता का घर में सांस लेना भी मुश्किल कर रखा था और घर की शांति को भंग कर रही थी। एक दिन संडे को खाना खाते समय सुमित्रा जी ने कहा कि आज ये आखिरी दिन है, कल तुझे ऑफिस में इस्तीफा देना ही पड़ेगा,
नहीं तो अपने घर जाने की तैयारी कर ले। अमृता ने सबके सामने ही महेश से कहा कि मैं इनके लिए चाहे कुछ भी कर लूँ, लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी माँ की सोच ऐसी निकलेगी। सुमित्रा जी अमृता की बात सहन नहीं कर पाई। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उनका फ़ोन बजने लगा। उन्होंने देखा तो बोली, अरे महेश, तेरे चाचा जी का फ़ोन आ रहा है। ये सुनकर महेश भी हैरान हो गया। जैसे ही महेश ने फ़ोन उठाया तो उधर से चाचा जी ने कहा कि मैं कल घर आ रहा हूँ, तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। महेश ने सुमित्रा जी से कहा तो वह सोचने लगी थी कि इतने सालों बाद अब आने की क्या ज़रूरत है। अरे जब भाई जिंदा था तब तो कुछ करने नहीं आया, तो अब क्यों आ रहा है। अमृता को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस घर में क्या हो रहा है। अगले दिन चाचा जी सुबह 10 बजे ही आ गए और कुछ देर बातें करने के बाद बोले, महेश, ये जो घर है इसमें मेरा भी हिस्सा है और अब मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। या तो मुझे मेरा हिस्सा दे दो, नहीं तो ये घर बेचकर आधा पैसा मुझे दे दो। ये सुनकर महेश सख्ते में आ गया। सुमित्रा जी तुरंत गुस्से से बोली कि अब बेटी की शादी है तो तुम यहाँ आ गए देवर जी, लेकिन जब तुम्हारा भाई बीमार था तब तो तुमने उसकी सहायता के लिए भी 1 रुपया नहीं दिया था। महेश के चाचा ने कहा, भाभी, मैं पिछली बातों को उखाड़ने नहीं आया हूँ, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए और कुछ नहीं। वो कोई दूसरी बात करने को तैयार ही नहीं थे और उन्होंने महेश पर पैसे देने का दबाव बना दिया था। उनकी बात भी सच थी कि ये घर उनका और उनके बड़े भाई दोनों का था। खेती के कारण वो गांव चले गए और भाई के सामने ही हिस्सा नहीं हो पाया था। सुमित्रा जी ने अपनी देवरानी को इतना परेशान किया था कि बेचारी कभी वापस ही नहीं आई, लेकिन अब बेटी की शादी थी और पैसों की व्यवस्था करनी थी। अमृता ने चाचा जी को फ़ोन पर अपनी पत्नी से बात करते सुन लिया था और वो उनकी मजबूरी जान गई थी। उसने चाचा जी का साथ देते हुए कहा कि मम्मी जी, चाचा जी सही तो कह रहे हैं, इस घर में उनका भी हिस्सा है, तो फिर उनको उनका हिस्सा दे देना चाहिए। वो भी तो खर्चों को लेकर परेशान है, क्योंकि चाचा जी की बेटी की शादी है, इसलिए हम ये घर बेच देते हैं। ये सुनकर तो सुमित्रा जी आग बबूला हो गई और बोली, अरे तू इस घर की दुश्मन है या क्या है। तूने तो हमारे दुश्मन से ही हाथ मिला लिया। कहीं ये तेरी और देवर जी की मिली भगत तो नहीं है। तूने सोचा होगा कि अगर ये घर बेच दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अरे तू तो अपने मायके जाकर बैठ जाएगी, मगर हम कहाँ भटकेंगे। अमृता को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया कि वो चाचा जी की मजबूरी समझने के बजाय उनके साथ बेईमानी करने को तैयार थी। अमृता ने महेश की तरफ देखा और इशारे में कहा कि फ्लैट के बारे में बता देते हैं, मगर महेश अपनी माँ से बहुत डरता था, इसलिए अमृता को चुप रहने के लिए कह दिया कि अगर ये बात बताई तो एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। अमृता ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, अगर रहने की परेशानी है तो इस घर को गिरवी रख देते हैं और चाचा जी का पैसा चाची जी को दे देते हैं। ये सुनकर तो सासू माँ गुस्से से और भी भड़क गई और बोली, अरे बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या। मेरे पति की मेहनत की कमाई है, क्यों उसमें आग लगाने पर तुली है। अरे गिरवी रख देंगे तो पैसा हमको भरना पड़ेगा, ये तो पैसा लेकर चले जाएंगे ना। वो पैसा क्या तेरा बाप देगा। चाचा जी के सामने अपनी सास को ऐसा कहते देखकर अमृता को सहन नहीं हो रहा था, लेकिन उसको चाचा जी पर दया भी आ रही थी और वह तुरंत अंदर जाकर अपने गहने ले आई और बोली, चाचा जी, मुझे दो मुंह बातें करना नहीं आती, मैं सबके सामने कह रही हूँ, आप ये गहने गिरवी रख कर अपना काम चला लीजिए, बाद में ये पैसे उतार कर आप मुझे वापस दे देना। महेश फटी आंखों से अमृता को देख रह गया, लेकिन सुमित्रा जी का तो पारा हाई हो गया। उन्होंने चाचा जी के सामने ही अमृता के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, तू बहू इस घर की है और वफादारी उनके साथ निभा रही है। तू जानती भी है कि इसकी पत्नी ने मेरे साथ क्या क्या किया है। तेरे ससुर जी बिस्तर पर बीमार पड़े थे और ये देखने तक नहीं आया। तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे इनको गहने देने की। चाचा जी को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत अपनी भाभी पर दहाड़ते हुए कहा, भाभी, कुछ तो शर्म कीजिए, झूठ बोलने की भी हद होती है। अरे अनीता ने तो आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आप ही उसको सड़ा हुआ खाना खाने के लिए देती थी। मेरी कमाई कम थी तो उसको अपनी उतरन पहनने के लिए देती थी, और एक दिन आपने हमें धक्के मार कर बाहर निकाल दिया था, जिसमें भाई ने भी आपका साथ दिया था। तो फिर ऐसे में हम यहाँ क्यों लौट कर आते। अनीता के दिल में इतनी नफरत आपने ही तो भर दी है, जो वो आपका चेहरा भी देखना नहीं चाहती है। महेश, जो कि आज तक अपनी माँ के मुंह से चाचा जी के लिए तरह तरह की बातें सुनता आया था, वो तो हक्का बक्का रह गया था, और जिस चाचा जी ने कभी मुंह नहीं खोला था वही चाचा जी आज खुलकर सब कुछ कह रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बता रहे थे कि वो झूठ नहीं बोल रहे। महेश ने तुरंत फैसला कर लिया कि अब ये घर बेचा जाएगा और चाचा जी का अधिकार चाचा जी को दिया जाएगा। सुमित्रा जी गुस्से से बौखला गई और महेश से झगड़ने लगी। दीप्ति भी अपने भाई के पीछे पड़ गई। सुमित्रा जी ने महेश को फटकारते हुए कहा, आज तक तूने किया ही क्या है। लव मैरिज करके ये बहू हमारी छाती पर लाकर बिठा दी है, जो रोज हमें ताने देती है, और अब अपने बाप की मेहनत की कमाई को इस आदमी पर लुटाने जा रहा है। महेश ने गुस्से में अपनी माँ से साफ कह दिया कि माँ, जो चाचा जी का है उसे आप छीनना क्यों चाहती हो,
और जिस बहू को रोज़ जली कटी बातें सुनाती हो, आज उसने साबित कर दिया कि उसका दिल कितना साफ है, वरना वो चाचा जी की मदद के लिए कभी तैयार नहीं होती। चाचा जी के इतना रोने के बाद भी आपका दिल नहीं पिघला, जबकि आप उनकी भाभी हैं और ये तो चाचा जी से आज ही मिली है, मगर फिर भी इसने अपने गहने उठाकर दे दिए। अमृता ने एक दिन में ही सही और गलत की पहचान कर ली, मगर आज तक अमृता को नहीं पहचान पाई और अब मुझे लगता है आप उसको कभी पहचान भी नहीं पाएंगी। मैं ये घर बेच रहा हूँ, आधा हिस्सा आपको मिल जाएगा, आप उसका जो चाहे करें। मैंने तो अमृता के साथ मिलकर एक फ्लैट खरीद लिया है, मैं वहाँ जाकर रह लूँगा। अमृता एकदम से इस बात को खुलते हुए देखकर दंग रह गई और सुमित्रा जी को तो जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। अमृता ने सोचा नहीं था कि फ्लैट की बात इस तरह खुल जाएगी। महेश ने चाचा जी से कहा कि आप निश्चिंत होकर गांव जाइए, मैं जल्दी से इस घर के लिए ग्राहक ढूंढ लेता हूं और ये घर बेचकर आधा पैसा आपको पहुंचा दूंगा। आप बस बेटी की शादी की तैयारी करो। अब दिन रात सुमित्रा जी ये सोचकर परेशान हुए जा रही थी कि अब हम लोग कहाँ रहेंगे। ये सोचकर उनका बुरा हाल हो रहा था, मगर अब वो अपने बेटे महेश से भी नहीं कह पा रही थी। महेश उनसे रोज़ पूछता था कि माँ, आपने किराए का मकान ढूंढा या नहीं, क्योंकि घर बेचने के बाद हम लोग तो अपने फ्लैट में चले जाएंगे, आप कहाँ जाओगी। सुमित्रा जी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। आखिर घर बिकने का भी दिन आ गया। महेश पैसे ले चुका था और अब घर खाली करना था। घर को देख कर सुमित्रा जी बुरी तरह से रोने लगी। तो महेश ने कहा कि माँ, आपको पैसे तो मिल ही रहे हैं ना, जितना आपका अधिकार है उतना ही मिल रहा है, तो आप रो क्यों रही हो। किसी और के हिस्से पर अधिकार जमाने से तो अच्छा है। महेश और अमृता ने अपना सामान पैक कर लिया था, मगर अभी तक सुमित्रा जी अपना कोई ठिकाना नहीं ढूंढ पाई थी। और जब अगले दिन घर खाली करना था, तब वो बुरी तरह से बिलख कर रोने लगी और दीप्ति भी उनके गले लग गई थी कि अब तो हमारा कोई भी नहीं रहा। तब अमृता ने महेश से कहा कि महेश, मैं इतनी पत्थर दिल नहीं हो सकती। इन लोगों ने भले ही मुझे बहुत तंग किया है, मगर इनसे तुम्हारा रिश्ता है और इन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। अमृता ने जाकर अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, आप हमारे साथ चल रही हैं और महेश माने या न माने ये मेरा फैसला है। अमृता की ये बात सुनकर तो सुमित्रा जी की आंखें झरने की तरह बहने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर अमृता से कहा कि बहू, मैंने तुझे कितना भला बुरा कहा, इस घर से निकालने की धमकी भी दी, लेकिन आज तू ही हमको ठिकाना दे रही है, बल्कि बेटा तो खड़ा देख रहा है। तब महेश ने कहा कि माँ, जिस बहू को आप इतना सताती थी वही उस फ्लैट की आधी किस्तें दे रही है। आपको इतनी होशियार बहू मिली थी, मगर आप कदर नहीं कर रही थी। ये बात सुनकर तो सुमित्रा जी शर्म से पानी पानी हो गई और अमृता के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। दीप्ति भी रोते रोते अमृता के गले लग गई और माफ़ी मांगने लगी। अमृता ने मुस्कुराकर सबको माफ़ कर दिया और कहा, मगर सासू माँ, पोते का दबाव न बनाना, हम आपको ये खुशखबरी 2 साल बाद ज़रूर देंगे, क्योंकि हमको घर की किस्त उतारनी है। ये सुनकर सुमित्रा जी को अपनी बातों पर शर्म आने लगी और कहने लगी, नहीं बेटा, अब तुम दोनों आज़ादी से जीवन जियो, मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगी। इसके बाद सब लोग मिलकर नए फ्लैट में रहने चले गए और घर के मिले आधे हिस्से को सुमित्रा जी के अकाउंट में डाल दिया ताकि उनके बुढ़ापे में काम आ सके। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।